नमस्कार दोस्तों, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो पिछले साल हम नहीं करवा पाए थे क्योंकि रिवीजन क्लासेज आपके लिए हमने स्टार्ट कर दी थी और पूरे टॉपिक हमने करे भी नहीं थे। भी हमने 130-35 क्वेश्चन के आसपास काम किया था और मैंने कहा था इतना सफिशिएंट है। लेकिन अब हम वो टॉपिक्स अच्छे से करने वाले हैं। जो आपका 15 नंबर का काम रह गया था वो लगभग आपके 3-4 टॉपिक हैं, वो हम आराम से कर लेंगे। 1-2 आपकी बीएससी की बुक है वो भी मैं आपको करवा दूंगा। तो पूरा यूट्यूब पर सेकंड ग्रेड मैथ का सिलेबस आपको अवेलेबल हो जाएगा, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और मैं इस क्लास के अंदर अब हम आपको पता है कि नोट्स हम आपको व्हाट्सएप पर दे रहे हैं, प्रैक्टिस सेट हम आपको दे रहे हैं। तो यहाँ पर मैं नोट्स मेकिंग पैटर्न से नहीं आपको पूरा अच्छे से समझाऊंगा। नोट्स आपको प्रिंटेड अच्छे से आपको मिल जाएंगे व्हाट्सएप पर, तो वहाँ से आप ले लीजिएगा। और आपको पता ही है किस प्रकार आपको लेना है। ये अपने व्हाट्सएप नंबर है 94,618,30,454 और इसमें हम प्रैक्टिस सेट प्लस नोट्स, इसमें लगभग 1500 क्वेश्चन तो हमने तैयार कर दिए हैं, ये मिल रहे हैं। साथ में आपको नोट्स मिल रहे हैं, ये सिर्फ 199 रुपये के अंदर। ठीक है, तो ये अभी जाकर आप ले लीजिए ताकि क्लास आप लें तो उस वक्त आपको किसी प्रकार की दिक्कत महसूस ना हो। तो चलिए टॉपिक अब अपन स्टार्ट करते हैं। सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स। बहुत सरल सा टॉपिक है, एक या दो क्वेश्चन इसमें से पूछे जाएंगे। और वही बात करूं स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी में से लगभग 3 या 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पिछले एग्जाम के अंदर भी पूछे गए थे और बहुत सरल से क्वेश्चन पूछे गए थे, उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहला हम स्टार्ट करते हैं स्टैटिस्टिक्स। प्रोबेबिलिटी भी अपना शुरू होगा स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी। देखिए इसके अंदर बहुत सारी चीजें शुरुआत के अंदर आती हैं। विप्रेक्षण क्या होता है, बारंबारता क्या होती है, तो ऐसी छोटी छोटी डेफिनेशन आप आराम से जानते हैं। तो उसके बाद प्रेक्षण के बाद आते हैं प्राथमिक आंकड़े, द्वितीयक आंकड़े। ये जो चीजें मैं अभी बोल रहा हूँ ये नॉर्मल है। हम जहाँ से टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो अपने केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, जहाँ से हम समांतर माध्य, हम गुणोत्तर माध्य, हरात्मक माध्य, माध्यिका, बहुलक, और उसके बाद आपके विचलन मान, ये अपकिरण के माप, सहसंबंध गुणांक, तो इस प्रकार के जो टॉपिक्स आएंगे वो वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब ये सांख्यिकी का स्टार्टिंग है, तो यहाँ से आप जानते हैं सिर्फ क्या होते हैं प्राथमिक आंकड़े। आंकड़े 2 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक आंकड़े प्राइमरी, और एक होते हैं द्वितीयक। ये एक बार थोड़ा सा इसको मैं बताता हूँ, ज़्यादा कुछ इसमें क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे यहाँ से। ठीक है, तो प्राथमिक आंकड़े क्या होते हैं, जिन्हें जो व्यक्ति है, जो अवलोकन करता है, जो एकत्रित कर रहा है, वो स्वयं जाकर अगर वो आंकड़े एकत्रित कर रहा है, कोई सूची भरवा रहा है, कोई सर्वे कर रहा है, वो आंकड़े स्वयं एकत्रित कर रहा है, तो वो प्राथमिक आंकड़े के अंदर आता है, खुद जाकर। द्वितीयक आंकड़े, सेकेंडरी आंकड़े, कुछ कोई भी प्रकार की मेहनत नहीं कर रहा है, जहां से छपे हुए हैं आंकड़े वही के वही डिटो वो अपने जो अवलोकन करता है वो अपने सारणी के अंदर लिख रहा है। जैसे कोई मुद्रित लिपि है, कोई सरकारी आंकड़े हैं जो पहले से छपे हुए हैं, सरकारी आंकड़े, जो सरकारी आंकड़े हैं, मुद्रित लिपि हैं, वो एज इट इज वो आंकड़े उसके अंदर शामिल कर रहा है, तो ये द्वितीयक आंकड़े होते हैं। और एक प्राथमिक आंकड़े। अब मुझे यहां से बताएं इन दोनों में से बेस्ट कौन से आंकड़े होंगे, बेस्ट कौन से होंगे। बेस्ट जो व्यक्ति स्वयं जाकर कर रहा है, स्वयं जाकर एकत्रित कर रहा है, वही बेस्ट होंगे। क्योंकि एक मैं खुद आपका अवलोकन करने जाऊं, एक मैं कहीं से छपी हुई बातों को ही नोट कर रहा हूं, एक तो खुद मेहनत हम ज़्यादा गांव में जाकर सर्वे कर रहे हैं, तो उससे ज़्यादा बेनिफिट होगा, या पहले से ही कोई आंकड़े आपके पास हैं उनसे होगा। हम खुद जाकर कर रहे हैं, उससे नए आंकड़े आपको प्राप्त होंगे, तो यही सबसे बेस्ट होता है। और ये द्वितीयक बेस्ट नहीं होता है। तो बस इतना सा बातें इसके अंदर है। फिर उसके बाद में पाई चार्ट वगैरह आ जाएंगे, आपके आलेख द्वारा आपकी चीज़ें आ जाएंगी, तो वो सिंपल सी चीज़ें हैं। तो ये कोई ज़्यादा थ्योरेटिकल पार्ट है, आप आराम से इनको देख सकते हैं, कोई क्वेश्चन पूछेगा भी नहीं यहाँ से। अब चीज़ें हैं जो मेन अपने स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी स्टार्ट होती है, जहाँ से क्वेश्चन आपके बनने शुरू होंगे, वो चीज़ अब आती है यहाँ पर। और इसमें सबसे पहला केंद्रीय प्रवृत्ति के माप हैं, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप।
केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। श्रेणी के वह मान जो श्रेणी के मानों का प्रतिपादन करते हैं, केंद्रीय प्रवृत्ति, या उनका एक प्रकार से आप कह सकते हैं भी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, श्रेणी के वह माप जो इसके मानों का प्रतिपादन करते हैं तथा श्रेणी के केंद्रीय मान जो भी सीरीज दे आपको उस श्रेणी के केंद्रीय मान को प्रदर्शित करते हैं, वही क्या होते हैं, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप होते हैं। सिंपल सी परिभाषा है, आपको नोट्स के अंदर मिल जाएगी। ठीक है, अब यहां से शुरू होता है अपना चैप्टर। ये डेफिनेशन होगी भी केंद्रीय प्रवृत्ति के माप होते क्या हैं, यानी श्रेणी के वह मान जिनसे श्रेणी के मानों को प्रतिपादन किया जा सकता है, वही क्या होते हैं, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप होते हैं, या उनके केंद्रीय मान आप कह सकते हैं। ठीक है, ये बात हो गई। अब देखिए यहां पर हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले समांतर माध्य केंद्रीय प्रवृत्ति के अंदर, दूसरा गुणोत्तर माध्य, तीसरा हरात्मक माध्य, माध्यिका। बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक इसके अंदर आएंगे भाई, आराम से हम पढ़ते जाएंगे। बहुलक, ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था पिछले साल। तो 2 क्वेश्चन स्टैटिक से पूछे जाते हैं आपके एग्जाम के अंदर, 2 ही प्रोबेबिलिटी से पूछे जाते हैं, तो लगभग 4 यानी 8 नंबर का ये टॉपिक हो गया और बहुत सरल सा टॉपिक है। एक बार आप आराम से इसको सुनेंगे, अच्छे से समझेंगे, तो आराम से आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। लगभग 8 नंबर आपके फ्री के नंबर मैं कह सकता हूं, अगर थोड़ा बहुत भी आप ध्यान से सुनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हम स्टार्ट करते हैं समांतर माध्य से। भी समांतर माध्य क्या होता है, माध्य किसे कहते हैं, माध्य मीन, इंग्लिश के अंदर हम बात करें तो मीन कहेंगे। मीन किसे कहते हैं, बताएं डेफिनेशन। जो भी प्रेक्षण है उनका योग और प्रेक्षणों की कुल संख्या, प्रेक्षणों का योग अपॉन प्रेक्षणों की संख्या, ये क्या होता है, माध्य। तो सबसे पहले हम अपना माध्य से स्टार्ट करते हैं। मीन x के ऊपर बार से इसे हम व्यक्त करते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट चीजें इसके अंदर पूछी जाएंगी। ठीक है, बातें बनती हैं कुछ बातें। माध्य क्या होता है, माध्य x बार बराबर प्रेक्षणों का योग, सिंपल सा टॉपिक है, बार बार हम पढ़ते आए इसको, अपॉन प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षण जानते हैं क्या होते हैं, प्रेक्षणों की संख्या। जैसे हम मानते हैं भी कोई प्रेक्षण है, या आप इस प्रकार कह सकते हैं भी किसी कक्षा के आप नंबर सुना रहे हैं तो उसके अंदर 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर इस प्रकार आए हैं, तो ये प्रेक्षण हो गए आपके। भी 10 में से 3, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, ये टोटल आपके प्रेक्षण हो गए, और अपॉन में कुल उसकी संख्या, तो वो क्या आता है, आपका समांतर माध्य आता है। जैसे हम बात करें आगे भी, मान लीजिए आपके पास प्रेक्षण है इस प्रकार, x1, x2, x3 से लेकर xn तक क्या है, प्रेक्षण। ठीक है, तो इनका आप माध्य निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा, x बार बराबर सभी प्रेक्षणों का योग, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस कहां तक, xn, अपॉन में कितना आएगा, कितने प्रेक्षण हैं, n तक। तो ये आपका आ गया समांतर माध्य। थोड़ा सा एक बार आपको ये सरल लग सकता है क्योंकि सब स्टार्टिंग है ये, और ये सबसे सरल भी है ये समांतर माध्य। इसके बाद में अपना लेवल आगे बढ़ता जाएगा और आपको कुछ बेहतरीन चीज़ें देखने को मिलेगी। यहाँ से समझते चलेंगे आराम से तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो इतना देखिए, और इसको आगे हम किस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं, योग के रूप में अगर हम व्यक्त करना चाहें तो i बराबर 1 से लेकर कहाँ तक, n तक, और x i अपॉन में n, ये आपका क्या आ गया, समांतर माध्य आ गया। ठीक है, जैसे आगे हम क्वेश्चन भी करेंगे। ये तो हो गया प्रेक्षण दिए गए हैं। अगर आपको यहां पर बारंबारता और दे दी जाए, जैसे एक कक्षा के अंदर, ध्यान से क्वेश्चन सुनिएगा भी, एक कक्षा है उसके अंदर अंक नंबर सुना रहे हैं अपन, टेस्ट लिया है तो 3 वाले बारंबारता क्या होती है भी, एक प्रेक्षण कितनी बार आ रहा है। जैसे मैंने कह दिया भी, नंबर सुना दिए, मैंने सबसे पहले कहा भी 10 में से 3 नंबर वाले, जिनके 3 नंबर हैं वो विद्यार्थी खड़े हो जाएं। तो कुछ तो विद्यार्थी खड़े हो, 3 नंबर कह दिया, ये प्रेक्षण था, अपना प्रेक्षण था। अभी 3 नंबर वाले खड़े हो जाएं, तो 3 नंबर वाले मान लीजिए 5 खड़े हो गए, तो
तो ये 5 क्या है, उन 3 नंबर की बारंबारता है। ये 3 नंबर वालों की 5 क्या होगी, बारंबारता होगी। मैंने कहा 5 नंबर वाले खड़े हो जाएं, तो 5 नंबर वाले मान लीजिए 3 खड़े हो गए, 2 खड़े हो गए, तो ये 2 क्या थी, 5 नंबर वालों की बारंबारता होगी। भी 5 नंबर वाले कितने हैं, 2 कैंडिडेट हैं। ये जितनी जो प्रेक्षण है, जितनी बार वो आ रहा है, वही उसकी क्या होती है, बारंबारता कहलाती है। मैंने कहा 10 में से 10 वाले 10 विद्यार्थी खड़े हो गए, तो ये 10 में से 10 विद्यार्थी खड़े हुए हैं, ये क्या हो गई, 10 नंबर वालों की बारंबारता। 10 वाले 9 वाले मान लीजिए 6 खड़े हुए हैं, तो ये 6 क्या होगी, 9 नंबरों की बारंबारता होगी। अगर आपको समांतर माध्य के साथ, प्रेक्षण के साथ अगर बारंबारता दे दी जाए तो आप किस प्रकार समांतर माध्य ज्ञात करेंगे, उस पर हम बात करते हैं। यदि प्रेक्षण के साथ अगर आपको बारंबारता और दे दी जाए, ऊपर लिखता हूं मैं, यदि बारंबारता दी जाए, यदि प्रेक्षण के साथ बारंबारता दी जाए, जैसे ये था अपने प्रेक्षण x1, x2, x3 कहां तक, xn तक, और इनकी बारंबारता दे दी f1, f2, f3, fn तक, तो समांतर माध्य कैसे निकलेगा। कैसे, इनकी गुणा आपस में, जितनी बारंबारता दी है x1 की बारंबारता f1, तो f1x, तो समांतर माध्य x बार बराबर f1 x1 प्लस f2 x2 प्लस f3 x3 प्लस fn xn, अपोन में हम माध्य निकाल रहे हैं, अपोन में क्या आएगा, जो बारंबारता है उनका योग, भी कितनी बारंबारता है, तो ये देखो सारे यही तो आएंगे। अभी मैंने कहा भी 3 नंबर वाले, तो 5 विद्यार्थी खड़े हुए थे, तो ये 5 क्या थी, बारंबारता। मैंने कहा 4 वाले, तो वो मान लीजिए 3 खड़े हुए, ये 2 ही आपके पास प्रेक्षण थे, 3 और 4 वाले, तो ये टोटल कितने कैंडिडेट हो गए इसमें, जो कुल संख्या है, एक तो 5 और एक 3 और 4 कितने हो गए, 5 और 4 9, ये टोटल बारंबारता का योग हो गया, यही तो होगा। और साथ में आप इनके आपस में गुणा कराएंगे तो आपके पास ये आ जाएगा, तो क्या होगी, बारंबारता का अपोन में बारंबारता का योग fn तक। तो यहां से एक फॉर्मूला बनाएं तो क्या बन जाएगा, सिमेशन i से 1 से लेकर n तक fi xi अपोन में क्या आएगा, वही सिमेशन fi कह दीजिए जाए, ये साथ में काउंट हो जाएगा, तो ये आपका क्या आ जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा इसका। जैसे अभी मैं एक क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन आपको मैं बताऊं, ठीक है, 1 मिनट रुके भाई। ठीक है, यहां पर हो गया। अब छोटा सा क्वेश्चन हम करते हैं, तो ये क्या हो गया आपका, जो टोटल प्रेक्षणों की कुल संख्या होगी ना, की कुल संख्या, जैसे अभी हम एग्जाम्पल से कर लेते हैं इसको, छोटा सा एग्जाम्पल हम करते हैं, उस चीज को सीखते हैं। अब देखिए मैंने कहा, क्या कहा मैंने, ये मान लीजिए आपके पास कक्षा में अंक हम सुना रहे हैं, x उससे कह दिया और बारंबारता उसकी f1 कह दिया। मैंने कहा 3 नंबर वाले, आपने कहा जी 5 हैं। मैंने कहा 4 नंबर वाले, आपने कहा 3 हैं। ठीक है, मैंने कहा 2 नंबर वाले 10 थे। ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब आपको क्या काम करना है, आपको निकालना है समांतर माध्य। तो मैंने कहा xi fi इन दोनों के आपस में गुणा आपको करानी है, और ये जो बारंबारता है इनका टोटल योग। तो ये आपके पास x बार कितना आ जाएगा, 5 की 3 से गुणा, 5 × 3 प्लस 4 की 3 के साथ प्लस 2 की 10 के साथ, अपोन में क्या आएगा मुझे बताएं, अपोन में कितना आएगा, अपोन में आएगा ये 5 3 8 और 10 18, ये 18 का भाग देंगे। तो देखिए कितना आया, x बार बराबर 15 और 12 27 हो गया, 27 और 10 37 अपोन में 18, ये कितना आ गया, लगभग 2 पॉइंट, आगे जो भी वैल्यू आ जाएगी 6, ये आपका समांतर माध्य आ गया। ये आपका क्या गया, समांतर माध्य। समझ गए अच्छे से। अब आप आगे हम करते हैं क्वेश्चन इसके, बहुत सिंपल सी चीज थी।
ये बारंबारता के रूप में दे दे और सीधा आपको दे, तो दोनों तरीकों से आपने कर लिया। अब देखिए आगे आपको सारणी के रूप में भी देगा वो, तो उसमें हम मध्य पॉइंट लेते हैं, तो वो अलग अलग सिचुएशन देगा, वर्गीकृत अवर्गीकृत सारणी, ये सब आप जानते हैं, नॉर्मल चीज़ें हैं। अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा। क्वेश्चन, यदि n प्रेक्षणों का माध्य, यदि n प्रेक्षणों का माध्य m है तथा n-4 प्रेक्षणों का योग a है, तो शेष 4 प्रेक्षणों का माध्य कितना होगा। a है तो शेष 4 प्रेक्षणों का माध्य क्या होगा। क्वेश्चन बढ़िया है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो एक चीज मैंने अभी बताई थी आपको भी, माध्य हम निकाल रहे हैं, माध्य बराबर, माध्य हम निकालते हैं प्रेक्षणों का योग, प्रेक्षणों का योग यानी उनका योग आ जाएगा अपोन में कुल संख्या। ठीक है, अगर हम वही औसत वाली चीज होगी, प्रेक्षणों का योग निकालने चाहिए तो कुल संख्या और माध्य का हम गुणा करते हैं। प्रेक्षणों का योग आ जाएगा, अभी कितना योग है टोटल, प्रेक्षणों का आपके पास योग आ जाएगा। अगर आप कुल संख्या से, वही एवरेज वाला क्वेश्चन हम करते हैं ना, माध्य, ये चीज समझ गए अच्छे से, विप्रेक्षणों का योग हम निकालते हैं तो कुल संख्या इंटू माध्य आपका गुणा हो जाता है। ठीक है, तो वही इसमें चीज अपनी लागू होगी। क्या कहता है, यदि n प्रेक्षणों का माध्य m है, n प्रेक्षण है उनका माध्य m दिया है, तो उनका योग कितना होगा, इन n प्रेक्षणों का योग कितना होगा, इन दोनों की गुणा हो जाएगी आपस में, तो n प्रेक्षणों का योग कितना हो गया, n m हो गया। ठीक है, कहा है तथा n-4 प्रेक्षणों का योग a है, n-4 प्रेक्षण, इससे 4 कम प्रेक्षणों का योग इसने दिया है, वो कितना दे दिया आपको, a दे दिया, n-4 प्रेक्षणों का, n प्रेक्षणों का योग तो दे दिया ये, और n-4 इससे 4 कम, इसमें 4 प्रेक्षण कम है ना, अगर मैं इन दोनों को घटाता हूं, इन दोनों को घटाऊंगा तो आपके पास 4 प्रेक्षण बच जाएंगे, n-4। देखो ये n-4 प्रेक्षण है आपके पास, इनमें से इनका मैं योग घटाऊंगा तो ये 4 प्रेक्षणों का योग आ जाएगा, जो बचे 4 प्रेक्षण है। अब देखो n-4 4 ही कम प्रेक्षण है, अगर ये n है ये n-4 है, इनमें से घटाएंगे तो 4 प्रेक्षणों का योग बच गया। इसने यही पूछा है 4 प्रेक्षणों का माध्य क्या होगा, 4 प्रेक्षणों का योग आ गया बटे उनकी संख्या आ जाएगी, तो आपके पास क्या आ जाएगा, वो माध्य आ जाएगा। तो n-ma ये क्या आ गया, 4 प्रेक्षणों का योग आ गया, अपोन में अगर मैं 4 का भाग दे दूं तो ये क्या आ गया, 4 प्रेक्षणों का माध्य। समझ में आ गया, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है भाई, ये सरल सरल क्वेश्चन नहीं करवा रहा मैं। अब वो कराने का मतलब नहीं जो मैंने एग्जाम्पल से आपको कक्षा वाला समझा दिया, तो ऐसे क्वेश्चन थोड़ी ना कराता रहूँगा, वैसे पूछेगा भी नहीं एग्जाम के अंदर, वो तो बहुत सिंपल चीज़ होगी, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा वो। अभी देखना और स्टैंडर्ड के क्वेश्चन आएंगे किस प्रकार पूछेगा। ठीक है, तो ये क्या था भाई, यदि n प्रेक्षणों का माध्य m है तथा n-4 यानी 4 प्रेक्षण कम हो गए, उनका योग a था। ठीक है, तो आपको 4 प्रेक्षण, जो शेष 4 प्रेक्षण बचे उनका माध्य पूछा इसने कितना होगा, तो आपके पास n प्रेक्षणों का माध्य इतना है, तो n प्रेक्षणों का योग कितना हो जाएगा, nm हो गया, हमने इस फॉर्मूले से पढ़ लिया। और n-4 प्रेक्षणों का दे रखा है, अगर इन दोनों को घटाएंगे तो 4 प्रेक्षणों का योग आ गया, अपोन में 4 करेंगे तो उनका क्या आ जाएगा, माध्य आ जाएगा। बहुत सरल सी चीज़ है, लिखो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए कि यदि 7 प्रेक्षणों का माध्य 8 हो और उसमें एक प्रेक्षण 16 और जोड़ दिया जाए, ऐसे क्वेश्चन हम औसत के अंदर करते हैं ना, करते हैं कि नहीं करते, करते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या है कि यदि
7 प्रेक्षणों का माध्य 8 हो में एक प्रेक्षण जोड़ा है, एक प्रेक्षण क्या 16 और जोड़ दिया जाए, 16 और जोड़ दिया जाए, तो अब जो कुल हो गए उनका आपको माध्य निकालना है। तो माध्य क्या होगा, ठीक है, आप ध्यान से समझिए, वही चीज आ गई, फॉर्मूला अगर पता है तो आप कर जाएंगे। क्या था, देखिए, यदि 7 प्रेक्षणों का माध्य 8 दिया है, ये माध्य देर का है, अगर इन 7 प्रेक्षणों का योग पूछे, क्योंकि अब आप योग के अंदर ही योग जोड़ेंगे, ये प्रेक्षण आप जोड़ रहे हैं, ये टोटल 16 है, तो उससे पहले उन सभी का आपको योग तो पता होना चाहिए, जो पहले आप जोड़ रहे हैं उनका योग पता है, तो उसके अंदर आप एक प्रेक्षण और जोड़ सकते हैं, ऐसे ही जोड़ेंगे। तो देखिए 7 प्रेक्षणों का माध्य 8 है, तो इनका योग कितना हो गया, 7 प्रेक्षणों का योग कितना हो गया, 7 × 8 कितना 56। अब एक प्रेक्षण और जोड़ रहे हैं अपन, एक प्लस करें और कितना है वो 16 ऐड करेंगे, तो कितना हो गया ये 72 हो गया, ये हो गए। अब कितने प्रेक्षण हो गए, देखो 7 तो पहले ही थे, 7 का योग 56 था, एक प्रेक्षण और इसके अंदर हमने ऐड किया है, ये 8 प्रेक्षणों का योग इतना है, तो इनका माध्य कितना होगा, कुल योग कितना 72 अपॉन कुल संख्या कितनी है 8, 8 × 72, ये 9 आपका आंसर आ गया, नया माध्य ये 9 हो जाएगा। पहले 7 प्रेक्षणों का 8 था, अब ये 9 आपका माध्य हो गया। लिखो इसको, आगे बढ़ते हैं। लिख लो, या फिर स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहें तो ले लो, बाकी नोट्स आपके पास हैं तो कोई ज़रूरत भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सारे बढ़िया क्वेश्चन हैं, अभी देखिएगा। यदि x1 x2 का माध्य m1 हो तथा x1 x2 x3 तथा x4 का माध्य m2 हो, तो आपको ज्ञात करना है। तो आपको बताना है, तो a x1 a x2 1/a x3 1/a x4 का माध्य क्या होगा। बढ़िया क्वेश्चन है भाई, सरल है, आसान नहीं, देखते हुए टफ लग रहा हो भी कैसे करेंगे, लेकिन थोड़ा सा समझेंगे तो आ जाएगा। यदि x1 x2 का माध्य m1 है, तो जो देर का है सबसे पहले उसे उस फॉर्म में कन्वर्ट किया करो। तो x1 x2 का माध्य m1, तो x1 + x2 माध्य यानी 2 का भाग देंगे बराबर m1। अगर मैं इनका योग निकालना चाहूं तो योग आ जाएगा आपके पास 2m1। समझ में आया इतनी बात। आगे कह रखा है तथा x1 x2 x3 तथा x4 का माध्य, तो x1 + x2 + x3 + x4 बराबर m2 अपॉन में 4 आएगा, तब आएगा। अब 4 की इधर गुणा करा देंगे, x1 + x2 + x3 + x4 बराबर 2m2। अब जो इसने कहा है उसका माध्य हम निकालेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखो इसने कहा है इनका माध्य निकालना है आपको, ठीक है। मैं यहां से ही इसको कन्वर्ट करना चाहूंगा, देखिएगा कैसे हम इसको कन्वर्ट करते हैं। अब इनका माध्य आपको निकालना है, तो इनका माध्य देखिए, जो अपने पास रिजल्ट है वो हम रिजल्ट रख देंगे। तो इनका माध्य हम निकालते हैं, देखिए कैसे निकलेगा। तो माध्य कैसे निकलेगा इनका, सभी को जोड़ के अपॉन में 4 का भाग। तो देखिए a x1 + a x2 + 1/a x3 + 1/a x4 अपॉन में 4 आएगा। अब देखो यहां से मैं कॉमन ले लेता हूं, नीचे दिख रहा है a, मैंने यहां से कॉमन ले लिया x1 + x2, ठीक है, प्लस 1/a यहाँ से निकाल लिया x3 + x4, और सभी के अपॉन में 4 का हम भाग देंगे, अलग अलग मैंने भाग दे दिया, ठीक है, यहाँ 4 है यहाँ, ठीक है। अब देखिए क्या क्या वैल्यू रखनी है आपको। x1 + x2 की जगह मैं क्या रख दूंगा 2m1, x3 + x4 की जगह देखो यहाँ से हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी x3 + x4 की वैल्यू, तो वो देखिए कैसे निकलेगी।
यहाँ क्या आएगा 2m1, x1 प्लस x2 की जगह 2m1, और मैं ये इधर ट्रांसफर करूँगा तो क्या हो जाएगा x3 प्लस x4 की वैल्यू 2m2 माइनस का 2 नहीं है 4 आएगा ये, क्योंकि 4 का भाग हमने दिया था ना, सॉरी भाई, 4m2 माइनस का 2m1, x3 प्लस x4 की जगह ये एज इट इज आपको लिख देना। ठीक है, थोड़ा आगे ऊपर करते हैं अपन, क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त है भाई, दोबारा समझाऊंगा मैं, एक बार समझते रहिएगा। अब देखिएगा यहां पर x1 प्लस x2 की जगह 2m1, तो a/4 प्लस 2m1 प्लस का 1/4a, x3 प्लस x4 की जगह 4m2 माइनस का 2m1। यहाँ से देखिए 2 से तो ये 2 कटेगा, यहाँ से मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ पे 2 कट जाएगा, तो ये बचेगा आपके पास a/2m1 प्लस यहाँ से 2 मैंने कॉमन निकाला तो 2 एक कम यहाँ हो जाएगा 1/2a, और ये बच गया आपके पास m2 माइनस का m1। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, अंदर हम गुणा करा देंगे, a मैं यहाँ पर ये एलसीएम ले लेता हूँ मैं, 2a एलसीएम आ जाएगा, 2a एलसीएम आएगा तो a की यहाँ पर गुणा होगी, तो ये a² m1, और बाकी देखिए इधर तो कोई गुणा होगी नहीं, तो यहाँ बच गया आपके पास प्लस का 2m2 माइनस का m1 अपॉन में क्या आ जाएगा आपके पास 2a। ठीक है, इतना ही आएगा ना। अब देखिए आगे क्या करना है, अब इस पार्ट में से आप m1 कॉमन ले लीजिए, m1 देखो ये m1 हम कॉमन ले लिया, तो यहाँ आपके पास बचा a² माइनस का 1 प्लस का 2m2 अपॉन में जो 2a है उसका अलग अलग भाग दे देंगे, तो यहाँ पर a आ जाएगा और यहाँ से 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, नीचे आपके पास a आ जाएगा, तो ये आपका रिजल्ट बच जाएगा। ये जो भी ऑप्शन दे फिर उसके बाद उसके अकॉर्डिंग आपको करना है। तो इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर कहा क्या था, इसने पहले तो दे दिए दो फ्रैक्शन x1 x2, उनका माध्य दे दिया m1, ठीक है, फिर दे दिए x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 अपॉन 4, उनका माध्य दे दिया आपको m2। तो वहां से आपने सबसे पहले तो योग निकाल लिया, फिर उसने पूछा आपसे फिर कि बताओ ax1 ax2 1 अपॉन ax3 1 अपॉन ax4 इनका माध्य कितना होगा। तो सबसे पहले आपने इनको कन्वर्ट कर लिया योग के रूप में और फिर इनका माध्य निकाला, क्योंकि योग तो आपको करना पड़ेगा यहाँ पर, तो योग के रूप में पहले इनका रिजल्ट निकाल लिया। यहाँ से आपने निकाला तो इन दोनों का योग आपके पास पहले ही आ गया 2m1, यहाँ से आपने x3 प्लस x4 का निकाल लिया, तो फिर आपने ये फॉर्मूले के अंदर पुट किया और फिर कुछ नहीं सरल किया है और कुछ नहीं किया यहाँ पर, सिर्फ इन क्वेश्चन को सरल आपने किया है और कोई भी आपने इसके अंदर चेंजेस नहीं किए। तो ये है अपनी आज की पहली क्लास, बाकी जो बचा है पार्ट वो पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर। आराम से इस टॉपिक को हम करने वाले हैं। समांतर माध्य हमने पढ़ लिया, फिर उसके बाद में इसमें भी बहुत सारी चीज़ें आएगी, आपको ये वर्गीकृत सारणी के रूप में आपको देगा, उसमें आपको माध्य निकालना होगा, भारित माध्य आपसे पूछेगा, विचलन आपसे पूछेगा, तो वो हम पढ़ेंगे अपनी आने वाली क्लासेस के अंदर नेक्स्ट क्लास के। तो चलिए आज के इस लेक्चर में इतना ही। ये क्लासेस आपको अच्छी लग रही हैं तो इनको शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि पूरा कंप्लीट कोर्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो किसी प्रकार का कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। आपको यूट्यूब पर प्लेलिस्ट बना रखी है, आराम से देख सकते हैं। वो क्लासेस मैं दोबारा भी आपके लिए अपलोड कर दूंगा, दोबारा अपलोड करवा दूंगा, अवेलेबल करवा दूंगा, ताकि आप आराम से चीज़ें पढ़ सकें। तो किसी प्रकार का कोर्स वगैरह लेने की जरूरत नहीं, बस आप नोट्स ले लीजिए और प्रैक्टिस सेट वो ले लेना, सारे ही आपको 199 के अंदर मिल रहे हैं, तो वो आप ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि वो निश्चित तौर पर आपके लिए हेल्पफुल होंगे। वो क्वेश्चन अगर आप निकाल लेते हैं उतने ही, तो आपका काम चल जाएगा। अभी कुछ निकालने की जरूरत ही नहीं, ना ही सर यानी बुक पढ़ने की जरूरत है, और ये नोट्स पढ़ लेंगे तो कंसेप्ट आपके सारे तैयार हो जाएंगे। ठीक है, उम्मीद है कि आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और हम आपके लिए निरंतर मेहनत कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। कुछ आपके लिए जो हमने सोचा है वो हम आपके लिए कर रहे हैं। भी लगातार आपको जो सेकंड ग्रेड का कोर्स है वो कोई फ्री नहीं कराता, वो हम आपको फ्री करके दिखाएंगे और हम इसमें कामयाब भी हुए हैं। तो चलिए आज के इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं इस तरह की और नई क्लासेस के साथ। डेली अपनी रूटीन में क्लासेस चल रही हैं। धन्यवाद।